मोबाइल देखे से पसना है मोबाइल? हाँ घड़ी है ना, घड़ी दो। मेरा घड़ी टाइम तो यही बहुत हो गया। सुनो इधर सुनो, लास्ट क्लास तक क्या कहाँ तक पढ़ चुके थे? हाइपरथायरॉयडिज्म का साइन सिम्टम्स पढ़ चुके थे, हाइपरथायरॉयडिज्म का ट्रीटमेंट पढ़ चुके थे, पढ़े थे ना? हाइपरथायरॉयड को ट्रीटमेंट करने के लिए एंटी थायराइड मेडिकेशन देंगे। एंटी थायराइड मेडिकेशन में प्रोफिल, थायोयूरेसिल, मिथेमाजोल, कार्बामाजोल 3 दवाई होता है ना। एंटी थायराइड मेडिकेशन का फर्स्ट इंपॉर्टेंट ड्रग्स कौन सा है? पीटीयू, प्रोफिल थायोयूरेसिल। प्रोफिल थायोयूरेसिल का क्या काम होगा? एंटी थायराइड मेडिकेशन तो होता ही है, और ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर में फीमेल को क्या किया जाएगा? दिया जाएगा। मतलब फर्स्ट ट्राइमेस्टर में फीमेल के लिए सेफ एंटी थायराइड मेडिकेशन कौन सा होगा? पीटीयू। साथ साथ पीटीयू सबसे इंपॉर्टेंट एंटी थायराइड मेडिकेशन होता। इसका प्रॉब्लम क्या होता है? ये माइलो सप्रेशन कर देता है, बोन मेरो को सप्रेस कर देगा। कौन? प्रोफिल थायोयूरेसिल। बोन मेरो को सप्रेस कर देगा तो डब्ल्यूबीसी काउंट क्या हो जाएगा? घट जाएगा। तो डब्ल्यूबीसी काउंट घट जाएगा तो उस इंसान में इन्फेक्शन होने का रिस्क क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। इसीलिए किसी भी क्वेश्चन पूछेगा कि किसी इंसान में प्रोफिल थायोयूरेसिल चेक मतलब चल रहा है, तो क्या नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होना चाहिए? उसका, उस पेशेंट का डब्ल्यूबीसी काउंट फ्रीक्वेंट इंटरवल पर चेक होना चाहिए, क्योंकि डब्ल्यूबीसी काउंट कभी भी उसका घट सकता है और पेशेंट इन्फेक्शन का रिस्क पर आ सकता है। समझ रहे हो? नॉर्मली डब्ल्यूबीसी काउंट कितना होता है? 4000 से 11000 पर mm³ होता है। पर रखे है ना। देखो हम सब कंटेंट पढ़ाएंगे, इसलिए एक बीमारी थोड़ा लंबा जाएगा, समझ रहे हो ना। तो हाइपरथायरॉयडिज्म का ट्रीटमेंट में पहला ट्रीटमेंट देखे कि एंटी थायराइड मेडिकेशन देंगे, मतलब थायराइड हार्मोन का अगेंस्ट में मेडिकेशन देंगे, जिस वजह से थायराइड हार्मोन क्या होगा? कम होगा। और तुमको कल ये भी बताए थे कि अगर पेशेंट हाइपोथायरॉयडिज्म का है, लो थायरोक्सिन लेवल है, उसमें ट्रीटमेंट के लिए जो लीवोथायरोक्सिन देते, उसको लाइफ टाइम देना होता। जब तक इंसान का लाइफ है तब तक दिया जाएगा। और वो याद रखना। देखो मान लो हाइपोथायरॉयडिज्म का पेशेंट है, आईसीयू में एडमिट हो गया या वार्ड में एडमिट हो गया, उसको राइस ट्यूब लग गया, एनजी ट्यूब लग गया, क्या तब भी उसको थायरोक्सिन का टेबलेट चलेगा? जवाब होगा हाँ। जवाब होगा हाँ, क्योंकि आईसीयू का पेशेंट है, उस दौरान क्या उसका बॉडी में थायरोक्सिन का जरूरी नहीं है? उस दौरान भी है। कैप्सूल को ओपन करेंगे, राइस ट्यूब में कैप्सूल को ओपन करके राइस ट्यूब में एंटर करेंगे, फिर पानी से फ्लश कर देंगे। कहने का मतलब कि चाहे नॉर्मल कंडीशन हो चाहे सीवियर कंडीशन, हर हाल में थायरोक्सिन का टेबलेट पेशेंट को देना होगा। बात समझा? जैसे ऑपरेशन से जस्ट पहले ऐसा होता कि पेशेंट को एनपीओ होना होता है, पेशेंट को मुंह से कुछ नहीं लेना होता है, ऐसा होता है ना। लेकिन ऑपरेशन के जस्ट बाद भी, जिस दिन ऑपरेशन है उस दिन भी थायरोक्सिन का टेबलेट उस पेशेंट को लेना है। तो समझ सकते हो थायरोक्सिन टेबलेट कितना इंपॉर्टेंट है। वो मिस नहीं होना चाहिए, क्योंकि मिस हो गया उस दिन का थायरोक्सिन लेवल गिर जाएगा, उस दिन बॉडी में सम सिम्टम्स आ जाएगा, क्योंकि बॉडी कंप्लीटली किस पर डिपेंड हो रखा है? थायरोक्सिन पर। किसका बात की है अभी? हाइपोथायरॉयडिज्म का। इतना समझे? अब देखो हाइपरथायरॉयडिज्म का ट्रीटमेंट, पहला ट्रीटमेंट देखे कि एंटी थायराइड मेडिकेशन से हम थायरोक्सिन लेवल को कम करेंगे। दूसरा तरीका हम क्या अपना सकते हैं? कोई रेडिएशन थेरेपी के मदद से थायराइड ग्लैंड का फॉलिकल को ही डैमेज कर देंगे। रेडिएशन थेरेपी के ही मदद से थायराइड ग्लैंड का फॉलिकल को डैमेज कर देंगे। थायराइड ग्लैंड का फॉलिकल डैमेज होगा तो थायरोक्सिन हार्मोन कम निकलेगा। थायरोक्सिन हार्मोन कम निकलेगा तो हाइपरथायरॉयडिज्म मैनेज हुआ। ये दूसरा ट्रीटमेंट। फिर तीसरा ट्रीटमेंट पढ़े है कि थायराइड ग्लैंड में सबसे ज्यादा ब्लड सप्लाई होता है। 1 मिनट में 100 ml मिनट
ब्लड सप्लाई होगा, कौन सा ग्लैंड में? थायराइड ग्लैंड में। अगर हम थायराइड ग्लैंड में ब्लड सप्लाई को ही रोक दे, वेस्कुलरिटी को ही रोक दे, तो थायरोक्सिन हार्मोन फिक्स है, कम बनेगा, क्योंकि ब्लड सप्लाई कम जा रहा है तो टीएसएच कम जाएगा, टीएसएच कम जा रहा, आयोडीन कम जाएगा, तो थायरोक्सिन हार्मोन कम बनेगा। थायरोक्सिन हार्मोन कम बनेगा तो हाइपरथायरॉयडिज्म का मैनेजमेंट हुआ कि नहीं हुआ? ये कैसा तरीका? तीसरा तरीका। फिर चौथा तरीका, अगर किसी इंसान में थायराइड हार्मोन का लेवल बढ़ा हुआ है, मतलब हाइपरथायरॉयडिज्म हो रखा है। हाइपरथायरॉयडिज्म क्यों हो रखा है? क्योंकि पेशेंट को थायराइड ग्लैंड का ट्यूमर हो रखा है। थायराइड में ही क्या हो गया? ट्यूमर। जानते हो ट्यूमर जब ग्लैंड में होगा उस ग्लैंड का सेक्रेशन को बढ़ा देगा। तो थायराइड ग्लैंड में ट्यूमर की वजह से जब थायरोक्सिन लेवल बढ़ेगा, जब थायरोक्सिन हार्मोन का लेवल बढ़ेगा, क्यों बढ़ेगा? क्योंकि थायराइड ग्लैंड में क्या हो गया? ट्यूमर हो गया। तो अब इसका मैनेजमेंट एक बच जाता है कि उस ट्यूमर को रिमूव कर देना, उस ट्यूमर को रिमूव कर देना। जब तक उस ट्यूमर को रिमूव नहीं करोगे तब तक हाइपरथायरॉयडिज्म का ट्रीटमेंट होगा। याद रखना, कहीं भी ट्यूमर होगा वहां एक्सेसिव सेल का ग्रोथ हो जाएगा, एक्सेसिव सेल का ग्रोथ हो जाएगा, एक्सेसिव प्रोडक्शन होने लग जाएगा। उसी प्रकार थायराइड ग्लैंड में अगर ट्यूमर हो गया तो एक्सेसिव सेक्रेशन होने लगेगा। किस हार्मोन का? थायरोक्सिन हार्मोन का। एक्सेसिव सेक्रेशन होगा तो क्या होगा? हाइपरथायरॉयडिज्म का सिम्टम्स आएगा ना। तो हाइपरथायरॉयडिज्म का मैनेजमेंट 4 से 5 तरीके से करेंगे। पहला तरीका एंटी थायराइड मेडिकेशन देके, दूसरा तरीका रेडिएशन थेरेपी के मदद से आयोडीन 131 देंगे, जिससे थायराइड ग्लैंड पर रेडिएशन डाला जाएगा और थायराइड ग्लैंड का फॉलिकल का साइज घटेगा और थायरोक्सिन हार्मोन का लेवल घटेगा। ये दूसरा तरीका हुआ। तीसरा तरीका, थायराइड ग्लैंड में ब्लड सप्लाई को ही कम कर देंगे, तीसरा तरीका हुआ। चौथा तरीका, अगर थायराइड ग्लैंड में ट्यूमर हो गया है तो ट्यूमर को खत्म करने के लिए थायराइड का क्या करना पड़ेगा? सर्जरी करना पड़ेगा। ये चौथा तरीका। तो 4 तरीका से हम थायराइड ग्लैंड का हाइपर सेक्रेशन को रोक सकते हैं। चार तरीका में पहला तरीका पढ़ चुका है, एंटी थायराइड मेडिकेशन पढ़ चुका है, पढ़े ना? देखो, ट्रीटमेंट ऑफ हाइपर थायरॉयडिज्म, पहला क्या पढ़े? एंटी थायराइड मेडिकेशन, एंटी थायराइड मेडिकेशन। पहला तरीका होगा कौन सा? एंटी थायराइड मेडिकेशन, जो हम पढ़ चुके हैं। एक प्रोफिलथायोरेसिल, एक मिथमाजोल, एक कार्बामाजोल नाम का दवाई होता, और जब सिम्टम्स रिलीव हो गया तो दवाई को रोक देते हैं, ना कि लाइफ लॉन्ग चलाते हैं। ठीक, अब देखो दूसरा तरीका, रेडिएशन थेरेपी। क्वेश्चन पूछा जाता है कि रेडिएशन थेरेपी के लिए थायराइड ग्लैंड में जो रेडिएशन थेरेपी देंगे, इसके लिए क्या यूज करेंगे? आयोडीन 131 यूज करेंगे रेडिएशन थेरेपी के लिए। ये क्या करेगा? आयोडीन 131 डिस्ट्रॉय द थायराइड फॉलिकल, थायराइड फॉलिकल को क्या कर देगा? डिस्ट्रॉय कर देगा। जब थायराइड फॉलिकल डिस्ट्रॉय होगा तो थायरोक्सिन हार्मोन का लेवल क्या होगा? कम होगा। क्या करेगा? डिस्ट्रॉय द थायराइड फॉलिकल। इसके परिणाम स्वरूप थायरोक्सिन हार्मोन का लेवल घटेगा कि बढ़ेगा? जानते हैं ना कि थायराइड ग्लैंड का फॉलिकुलर सेल ही क्या बनाता है? थायरोक्सिन हार्मोन। फॉलिकल को ही क्या कर दिया? डिस्ट्रॉय कर दिया। थायरोक्सिन हार्मोन का लेवल घटेगा, तो थायरोक्सिन हार्मोन क्या हो गया? थायरोक्सिन घट गया। ट्रीटमेंट में हम चाह क्या रहे थे? थायरोक्सिन का लेवल को कम करना चाह रहे थे ना। ये दूसरा ट्रीटमेंट हुआ, जिसको रेडिएशन थेरेपी।
नहीं, मोस्ट कॉमनली रेडिएशन थेरेपी में आयोडीन 131 ही यूज होता है, और ये उस प्रकार का रेडिएशन नहीं होता कि जैसे जो रेडिएशन कैंसर में जो हम यूज करते हैं वैसा रेडिएशन नहीं होता। ये नॉर्मल रेडिएशन होता, इंटरनल तरीके से वहां का थायराइड फॉलिकल को क्या करेगा, डैमेज करेगा, और वहां थायरोक्सिन का लेवल को घटा देगा। हाँ? क्या हो गया, महंगा है तो मुंह साफ हो सकता है तो बोर्ड साफ नहीं हो सकता है। देखो ये दूसरा तरीका हुआ, मिटाए, ये एग्जाम का क्वेश्चन है। लास्ट में जब चैप्टर खत्म होगा हम क्वेश्चन कराएंगे तुमको, पीआर यादव का, तुमको जवाब देना होगा। देखो तीसरा तरीका SSKI पेशेंट को देंगे, इसका फुल फॉर्म होगा सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड। यह भी एग्जाम का क्वेश्चन। SSKI किसमें यूज करेंगे, किसमें यूज करेंगे, हाइपरथायरॉइडिज्म का ट्रीटमेंट में यूज करेंगे। सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड ये क्या करेगा, थायराइड ग्लैंड में ब्लड सप्लाई को कम कर देगा, जिस वजह से थायराइड हार्मोन का लेवल कम होगा और हाइपरथायरॉइडिज्म मैनेज होगा। समझ रहे हो। देखो SSKI सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड SSKI, समझ रहे हो ना। देखो क्या करेगा, इट डिक्रीज वैस्कुलरिटी ऑफ कौन सा ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड में ब्लड सप्लाई को क्या कर देगा, कम कर देगा। लास्ट में क्या होगा, थायरोक्सिन हार्मोन प्रोडक्शन कम हो जाएगा। प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाएगा। और एक भी और याद रखना, SSKI मुंह से देते, ओरल रूट से देते, और ये बैड टेस्ट का होता। कैसा टेस्ट, बैड टेस्ट मुंह से जो पेशेंट को देंगे, क्या पेशेंट आसानी से लेगा। इसीलिए SSKI सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड को स्ट्रॉ से देते, चम्मच से देते, जूस में मिला करके देते, किससे प्रिवेंट करने के लिए, बैड टेस्ट से प्रिवेंट करने के लिए। यह भी एग्जाम का दूसरा क्वेश्चन। जल्दी लिखो, इधर सुनो फिर। SSKI आगे लिखना, इसके आगे SSKI बैड इन टेस्ट में क्या होगा, कड़वा।
तो बैड टेस्ट से प्रिवेंट के लिए किसके साथ इसको मिक्स करके देंगे? इट गिवन बेस्ट्रो चम्मच के साथ विथ जूस, जूस के साथ मिला करके टू प्रिवेंट बैड टेस्ट, बैड टेस्ट से बचाने के लिए हम SSKI को किसके साथ देंगे? चम्मच के साथ देंगे। किसमें मिला के देंगे? जूस में मिला के देंगे, ताकि पेशेंट को बैड टेस्ट प्रिवेंट हो सके। क्या करेगा SSKI? थायराइड ग्लैंड में ब्लड सप्लाई को रोक देगा। मिटा इसको। ये तीसरा मैनेजमेंट हुआ। चौथा मैनेजमेंट बताओ। चौथा मैनेजमेंट, अगर थायराइड ग्लैंड का ट्यूमर हो गया है पेशेंट को, उस वजह से थायरोक्सिन हार्मोन का लेवल बढ़ गया है, तो इसका एक ट्रीटमेंट है, परमानेंट ट्रीटमेंट, कि ट्यूमर को रिमूव करना पड़ेगा। समझ रहे हो? जानते हो ना, ट्यूमर खतरनाक होता। ट्यूमर एक स्थान पर अगर लोकेटेड होगा तो उसको बिनाइन ट्यूमर बोलते, वो उतना डेंजरस नहीं होता। लेकिन अगर ट्यूमर का कैप्सूल फट गया, जिस कैप्सूल के अंदर में ट्यूमर रह रहा है, अगर वो फट गया तो वो ब्लड में स्प्रेड कर जाएगा, और ट्यूमर सेल का स्प्रेड हो जाने को बोलते मेटास्टेसिस। ये कैंसर का सबसे डेंजर कंडीशन है। अब ट्यूमर सेल जहां जहां जाएगा वहां वहां नया ट्यूमर उत्पन्न कर देगा, और पेशेंट को बचाना मुश्किल हो जाएगा। बात समझ रहे हो? तो कोई भी ट्यूमर जब बिनाइन कंडीशन में ही हो, बिनाइन कर समझ रहे हो? बिनाइन कर एक कैप्सूल के अंदर में ही क्या हो रहा हो? एक कैप्सूल के अंदर में ही सेल्स का क्या हो रहा हो? ग्रोथ हो रहा हो। ऐसा ट्यूमर को कौन सा ट्यूमर बोलेंगे? बिनाइन ट्यूमर। अगर हम सर्जिकल रूप से इसको काट करके यहां से रिमूव कर दें तो पेशेंट कंप्लीटली क्या हो जाएगा? ट्यूमर से फ्री हो जाएगा। लेकिन अगर ये कैप्सूल फट गया, ट्यूमर सेल अब बाहर रिलीज होना स्टार्ट हो गया, बाहर रिलीज होना स्टार्ट हो गया, अब इस कंडीशन को बोलेंगे मेटास्टेसिस। अब ट्यूमर सेल जहां जाएगा वहां ट्यूमर सेल एक नया ट्यूमर का फॉर्मेशन करेगा। इस कंडीशन में पेशेंट को कितनों यो कीमोथेरेपी देंगे, पेशेंट को हम रिकवर नहीं कर पाएंगे। बात समझ रहे हो? लिखा था ना? चौथा, इफ excessive thyroid, if excessive thyroxine hormone secretion, if excessive thyroxine hormone secretion ड्यू टू कहाँ का ट्यूमर? थायराइड ट्यूमर। थायराइड का ट्यूमर के वजह से अगर एक्सेसिव थायराइड हार्मोन का प्रोडक्शन हो रहा है, इस कंडीशन में इसका ट्रीटमेंट क्या करेंगे? देन थायराइड ग्लैंड थायरोइडेक्टोमी। थायरोइडेक्टोमी क्या बोलते हैं? रिमूवल ऑफ थायराइड ग्लैंड। देन थायरोइडेक्टोमी इज ओनली ट्रीटमेंट। तब थायराइड ग्लैंड का सर्जरी ही उसका कैसा ट्रीटमेंट होगा? ओनली ट्रीटमेंट होगा। फिर से सुनो, इफ एक्सेसिव थायरोक्सिन हार्मोन सेक्रेशन ड्यू टू थायराइड ट्यूमर, अगर थायराइड ग्लैंड में ट्यूमर हो गया, ये था ना ट्रेकिया के सामने, कौन सा ग्लैंड? थायराइड ग्लैंड। अगर इसमें क्या हो गया? ट्यूमर हो गया। अगर इस वजह से थायरोक्सिन हार्मोन का लेवल बढ़ रहा है तो
तो उसका एक क्या उपाय है कि थायराइड ग्लैंड को क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा। थायराइड ग्लैंड को रिमूव करने को करना ही उसका एक मात्र उपाय होगा, तभी जाके हम बढ़ा हुआ थायरॉक्सिन लेवल को कंट्रोल कर पाएंगे। नहीं समझी नहीं खातून? थायरॉक्सिन वही तो बताएंगे ना, थायरोइडोक्टोमी का कॉम्प्लिकेशन। थायरोइडोक्टोमी के बाद क्या कर सकते हैं, समझो मेरा बात। पहले लिख, पहले समझेगा। दो ठो घड़ी, एक ठो घड़ी तुम लोग देखो, एक ठो घड़ी हम देखते हैं। सुनो, अब सुनो बाबू, अभी पेशेंट किससे पीड़ित कर रहा है, एक्सेसिव थायरॉक्सिन हार्मोन से क्या कर रहा है, पीड़ित है। पेशेंट का बॉडी में थायराइड ग्लैंड में ट्यूमर हो गया है, एक्सेसिव थायरॉक्सिन हार्मोन का प्रोडक्शन हो रहा है, हाइपरथायरॉइडिज्म हो रहा है, ब्लड प्रेशर ज्यादा, टेम्परेचर ज्यादा, रिस्पिरेशन रेट ज्यादा। ये पेशेंट का क्योर, ये यहाँ पर एंटी थायराइड मेडिकेशन भी जो दे रहे हैं ना, उसके बाद भी थायरॉक्सिन हार्मोन का लेवल कंट्रोल नहीं रह रहा है। तब थायरॉक्सिन हार्मोन का लेवल को कम करने के लिए एक क्या उपाय है ना, कौन सा उपाय, थायराइड ग्लैंड को क्या कर दे, हम रिमूव कर दे। यही थायरॉक्सिन हार्मोन को कंट्रोल करने का लास्ट उपाय है, समझ रहे हो। इससे क्या फायदा, एक तो थायरॉक्सिन हार्मोन का बढ़ा हुआ लेवल को हम कंट्रोल कर दिए, पहला फायदा। दूसरा फायदा, जो ट्यूमर हो गया था उसको बिनाइन कंडीशन में ही उस ट्यूमर को हम रिमूव कर दिए, मतलब उस ट्यूमर सेल को फैलने से पहले ही हम क्या कर दिए, रिमूव कर दिए। इंसान का जान बचाना मेरा पहला प्रायोरिटी, तो वो कैंसर से भी बच गया, और हाई थायरॉक्सिन लेवल जो उसका बॉडी में रह रहा था हर एक रोज, उससे भी क्या हो गया, बच गया। लेकिन इसका साइड इफेक्ट भी देखने को मिलेगा ना, पूरे का पूरे थायराइड ग्लैंड हम रिमूव कर दिए, जिंदगी भर वो हमेशा के लिए कभी थायरॉक्सिन हार्मोन निकाल पाएगा, उसका बॉडी जिंदगी में कभी भी दोबारा थायरॉक्सिन हार्मोन निकाल पाएगा। थायराइड ग्लैंड को रिमूव किए, थायराइड ग्लैंड के पीछे की तरफ पैराथायराइड ग्लैंड होता है नंबर में 4। पैराथायराइड ग्लैंड हार्मोन बनाता है पीटीएच हार्मोन, जो ब्लड में कैल्शियम लेवल को बढ़ाता है, समझ रहे हो। तो थायराइड ग्लैंड को रिमूव किए तो पैराथायराइड ग्लैंड भी क्या हो गया, रिमूव हो गया। अब जिंदगी भर वो पेशेंट पैराथायराइड ग्लैंड से पीटीएच हार्मोन भी नहीं बना पाएगा, मतलब उसका ब्लड में कैल्शियम लेवल नहीं, हमेशा कम ही रहेगा ना, तो कॉम्प्लिकेशन होगा। लेकिन फायदा क्या, ट्यूमर का मेटास्टेसिस से बचा सके। दूसरा फायदा क्या, हाई थायरॉक्सिन लेवल को कम कर दे। लेकिन पहले पेशेंट को क्या था, थायराइड ग्लैंड का सर्जरी करने से पहले पेशेंट को क्या था, हाइपरथायरॉइडिज्म था। सर्जरी कर दिए, अब पेशेंट को क्या हो गया, हाइपोथायरॉइडिज्म हो गया। हुआ या नहीं, हाँ। अब आगे देखो, इसका आगे लिख सकते हैं ना, हाँ। सुनो इधर, थायरोइडोक्टोमी रिमूवल ऑफ थायराइड ग्लैंड, या तो पार्शियल रिमूवल करेंगे या तो कंप्लीट रिमूव कर देंगे। पार्शियल एंड कंप्लीट रिमूवल ऑफ कौन सा ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड करेंगे ना। क्वेश्चन आता है कि थायराइड सर्जरी करने से पहले और थायराइड सर्जरी करने के बाद क्या क्या नर्सिंग केयर तुम पेशेंट को
प्रदान करोगे? मेरा बात समझ रहा है? थायराइड सर्जरी करने से पहले और थायराइड सर्जरी करने के बाद पेशेंट में क्या क्या नर्सिंग केयर प्रोवाइड करेंगे, तो लिखेंगे ना, प्री सर्जिकल नर्सिंग केयर, प्री सर्जरी नर्सिंग केयर क्या क्या कर सकते हो? सुनो सुनो, गांव घर में उसको क्या बोलते रहे, जो काटता है तो फूल जाता है, एक कीड़ा होता है ना जो काटता है तो फूल जाता है। अरे हिंदी में तो हम भी जानते हैं, मैथिली में को बिरनी बोलते हैं, को बिरनौद बोलते हैं ना, बिरनी बोलते हैं ना रे। कहीं काटता तो फूल जाता है, समझ रहे हो? देखो हनी बी, वाह वाह वाह, मधुमक्खी का छाता है ना, सुनो अच्छा बात है ना, मधुमक्खी का छाता को हमको रिमूव करना है, मधुमक्खी का छाता को रिमूव करना है। तो मधुमक्खी का छाता को रिमूव करेंगे तो जैसे मधुमक्खी का छाता को टच करेंगे, मधुमक्खी काटना स्टार्ट करेगा कि नहीं करेगा? पूरे पगला जाएगा ना, पूरे पगलाएगा कि नहीं? पगला जाएगा ना। उसी प्रकार थायराइड ग्लैंड का जो सर्जरी कर रहे हैं ना, थायराइड ग्लैंड का सर्जरी करने से पहले थायराइड ग्लैंड को टच करना पड़ेगा ना, टच करना पड़ेगा ना। थायराइड ग्लैंड को जैसे टच करेंगे थायराइड हार्मोन एक्सेसिव प्रोडक्शन हो जाएगा, और ज्यादा एक्सेसिव प्रोडक्शन हो जाएगा, इतना प्रोडक्शन हो जाएगा कि ब्लड प्रेशर ब्लास्ट करेगा, रिस्पिरेशन ब्लास्ट करने लग जाएगा, समझ रहे हो ना? तो इसलिए थायराइड सर्जरी करने से पहले प्री सर्जरी नर्सिंग केयर क्या करेंगे, पेशेंट को पहले एंटी थायराइड मेडिकेशन देंगे, एंटी थायराइड मेडिकेशन मिथामाजोल या कार्बामाजोल देंगे, फिर पहला दे दिए, फिर इसके बाद SSKI भी देंगे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड भी देंगे, ब्लड सप्लाई कम करने के लिए, समझ रहे हो? तब जाके क्या करेंगे, थायराइड ग्लैंड को कट करेंगे। बिना एंटी थायराइड मेडिकेशन दिए अगर थायराइड ग्लैंड को हम कट कर दिए, क्या होगा? थायराइड ग्लैंड ब्लास्ट होगा, थायराइड ग्लैंड का हार्मोन एकाएक बढ़ जाएगा, एकाएक थायराइड स्टॉर्म करा देगा, पढ़ेंगे बाद में, एकाएक थायराइड स्टॉर्म कर देगा, जो ब्लड प्रेशर टॉलरेट नहीं होगा, मतलब जो ब्लड प्रेशर, जो हार्ट बीट इंसान को डेथ का रीजन बन जाएगा। तो इसलिए पहले क्या देंगे, एंटी थायराइड मेडिकेशन। तो प्री सर्जिकल नर्सिंग केयर क्या देंगे, एंटी थायराइड मेडिकेशन दिए, साथ साथ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड, फिर साथ साथ ये दो मेनली, ये दो देने का काम करेंगे, जिसके मदद से हम थायराइड ग्लैंड को कंट्रोल करेंगे, तब फिर जाके थायराइड ग्लैंड को क्या करेंगे, कट करेंगे, सर्जरी करके रिमूव करेंगे। नहीं समझा? हाँ, लिखा प्रशांत? सुनो मेरा बात, प्री सर्जिकल नर्सिंग केयर तुम प्रदान कर दिया, अब पोस्ट सर्जिकल नर्सिंग केयर क्या करोगे? सर्जरी के बाद क्या करेंगे, सर्जरी के बाद थायराइड ग्लैंड वो ग्लैंड है जिसमें सबसे ज्यादा ब्लड सप्लाई जा रहा है, तो ब्लीडिंग होने का रिस्क होगा ना, ब्लीडिंग से प्रिवेंट करने की कोशिश करेंगे ना, पहला। दूसरा, थायराइड ग्लैंड को रिमूव कर दिए, पेशेंट में हाइपोथायरॉयडिज्म का सिम्टम्स आना स्टार्ट हो जाएगा, दूसरा होगा कि नहीं होगा? तीसरा, थायराइड ग्लैंड को रिमूव कर किए, साथ साथ पैराथायराइड ग्लैंड को भी क्या कर दिए, रिमूव कर दिए, तो पीटीएच हार्मोन भी नहीं बनेगा, तो जिस वजह से पेशेंट में कैल्शियम लेवल घट जाएगा, कैल्शियम लेवल घट जाएगा, हाइपोकैल्सीमिया का सिम्टम्स आएगा कि नहीं आएगा? हाइपोकैल्सीमिया का सिम्टम्स आएगा। ये सब सिम्टम्स को मैनेज करना पड़ेगा ना, पड़ेगा कि नहीं? तो लिखो, पोस्ट
पोस्ट सर्जिकल केयर, assess the bleeding of patient, assess the bleeding of patient, पेशेंट का ब्लीडिंग को क्या करेंगे, एसेस करेंगे। क्यों एसेस करेंगे, क्योंकि थायराइड ग्लैंड वो ग्लैंड है सबसे ज्यादा ब्लड सप्लाई होगा, तो थायराइड ग्लैंड को रिमूव कर दिए, वहां ब्लीडिंग होने का रिस्क कम की ज्यादा, ज्यादा, बाद में लिखना, पहले सुनो, वहां ब्लीडिंग होने का रिस्क ज्यादा, ये पहला कंडीशन। अब ब्लीडिंग को जो एसेस करोगे थायराइड के बाद सर्जरी वाला पेशेंट को, यहाँ हम ऑपरेशन के बाद यहाँ ड्रेसिंग कर दिए, तो ब्लीडिंग को जो असेस करोगे, आगे की तरफ ब्लीडिंग को असेस करोगे पीछे की तरफ, गर्दन में नैप ऑफ नेक, गर्दन के पीछे हम पेशेंट का ब्लीडिंग को असेस करेंगे। अगर भींगा हुआ आ रहा तो पेशेंट में ब्लीडिंग क्या है, हो रहा है, क्योंकि कोई भी चीज ब्लीडिंग यहाँ होगा वो ग्रेविटी के वजह से पीछे जाएगा ना, पीछे जाएगा तो तुम पीछे चेक करोगे ना, गर्दन के पीछे चेक करोगे ना। अगर भींगा आ रहा है तो ब्लीडिंग को इंडिकेशन कर रहा है, ठीक। बी, पोस्ट सर्जिकल केयर, दूसरा क्या करेंगे बताओ, बताओ, हाँ, सर्जरी के बाद थायराइड ग्लैंड को रिमूव कर दिए, हाँ, तो मैनेज सिम्टम्स ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म, हाइपोथायरॉयडिज्म, हाइपोथायरॉयडिज्म का सिम्टम्स को क्या करेंगे, हम मैनेज करेंगे। क्यों, क्योंकि थायराइड ग्लैंड को क्या कर दिया, हम रिमूव कर दिए, कंप्लीटली थायरोक्सिन बनाने का क्षमता नष्ट हो गया। तीसरा, मैनेज सिम्टम्स ऑफ हाइपोकैल्सियमिया। क्यों, थायराइड ग्लैंड को रिमूव किए, थायराइड ग्लैंड रिमूव करने के साथ साथ पैराथायराइड ग्लैंड को भी क्या कर दिए, रिमूव कर दिए, तो पीटीएच हार्मोन नहीं बनेगा, पीटीएच हार्मोन नहीं बनेगा, उस इंसान में कभी भी कैल्शियम का लेवल नॉर्मल नहीं रहेगा, हमेशा कैल्शियम का लेवल क्या होगा, घटा हुआ ही होगा। तो कैसा सिम्टम्स आएगा, कैल्शियम का लेवल कम होने की वजह से हाइपोकैल्सीमिया का सिम्टम्स आएगा कि नहीं आएगा। हाइपोकैल्सीमिया का सिम्टम्स पढ़े होगे, क्या क्या बताओ, हाइपोकैल्सीमिया का क्या क्या सिम्टम्स होता बताओ, हाँ, हाइपोकैल्सीमिया, कैल्शियम लेवल ब्लड में कम, लेकिन कैल्शियम लेवल ज्यादा कहां पर, ज्यादा कहां पर, मसल्स में ज्यादा, मसल्स में ज्यादा, तो स्पाज्म होने का चांस मसल्स में ज्यादा, लैरिंगोस्पाज्म होने का चांस पेशेंट में ज्यादा, लैरिंग्स का मसल्स में सिकुड़न होने का चांस पेशेंट में ज्यादा, लैरिंग्स में कंप्रेशन होगा, लैरिंग्स में स्पाज्म होगा, तो रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होने का चांस पेशेंट में ज्यादा। हाइपोकैल्सीमिया के वजह से पेशेंट में ट्विस्टिक साइन आएगा, ट्विस्टिक साइन सुने हो, ट्रोजक साउंड, ट्विस्टिक साउंड आना स्टार्ट हो जाएगा, आएगा ना, हाँ। हाइपोकैल्सीमिया का सिम्टम्स में क्या क्या आएगा देखो, लैरिंगो स्पाज्म, लैरिंग्स में स्पाज्म हो गया, लैरिंग्स में स्पाज्म हो गया तो फिर रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, फिर तीसरा पेशेंट में ट्रोजोक साइन आना स्टार्ट हो जाएगा, पेशेंट में ट्यूबस्टिक साइन आना क्या हो गया, स्टार्ट हो जाएगा। सब किसका सिम्टम्स है, किसका सिम्टम्स है, हाइपोकैल्सीमिया का। एक एग्जाम में क्वेश्चन आता, सुनो, एग्जाम में क्वेश्चन आता कि एक पेशेंट है जिसका थायराइड सर्जरी हो गया है, पेशेंट है थायराइड सर्जरी हो गया है, तो उसका बेड साइड में क्या अवेलेबल होना चाहिए, उसका पेशेंट थायराइड सर्जरी का पेशेंट का बेड साइड में क्या अवेलेबल होना चाहिए, तो इसका जवाब होगा ट्रेकियोस्टोमी सेट, ट्रेकियोस्टोमी सेट, यहां लिख देते हैं, नोट देके, नोट, ट्रेकियोस्टोमी सेट, ट्रेकियोस्टोमी सेट
ऑलवेज अवेलेबल एट पेशेंट बेड साइड। समझो बात को, सुनो बाद में लिखना, सुनो। सर्जरी के बाद पेशेंट में क्या केयर करेंगे, तो ब्लीडिंग को एसेस करेंगे, ब्लीडिंग से बचाव का तरीका ढूंढेंगे पहला। दूसरा, हाइपोथायरॉयडिज्म का सिम्टम्स को मैनेज करेंगे, क्योंकि थायरोक्सिन हार्मोन बनाने का क्षमता परमानेंटली खत्म हो गया, क्योंकि पूरे का पूरे थायराइड ग्लैंड को हम रिमूव कर दिए। तीसरा, थायराइड ग्लैंड के साथ साथ कौन सा ग्लैंड को रिमूव कर दिए, पैराथायराइड ग्लैंड को रिमूव कर दिए, तो जिस वजह से उसमें कैल्शियम लेवल हमेशा कम देखने को मिलेगा। कैल्शियम लेवल कम होने की वजह से पेशेंट में लैरिंगोस्पाज्म देखने को मिलेगा, लैरिंग्स का मसल्स में स्पाज्म देखने को मिलेगा, जकड़न देखने को मिलेगा। तो लैरिंग्स में जैसे जकड़न होगा तो लैरिंग्स किसको कंप्रेस करेगा, पीछे की तरफ ट्रेकिया को कंप्रेस करेगा ना। तो ट्रेकिया को कंप्रेस जैसे किया तो रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होगा कि नहीं होगा, पेशेंट में रिस्पिरेशन में पेशेंट को क्या होगा, प्रॉब्लम होगा ना। साथ साथ हाइपोकैल्सीमिया की वजह से दो स्पेशल साइन होता, एक ट्रोजोक साइन, एक ट्विस्टिक साइन। ये साइन क्या होता, जब हम हाइपोपैराथायरॉयडिज्म पढ़ेंगे तब देखेंगे। लेकिन अभी देखो कि ट्रेकियोस्टोमी सेट ऑलवेज अवेलेबल एट पेशेंट बेड साइड। कैसा पेशेंट, पोस्ट सर्जिकल पेशेंट में हमेशा ट्रेकियोस्टोमी सेट प्रेजेंट होना चाहिए। इसका मोस्ट कॉमन रीजन सुनो बाद में लिखना, सुनो। पेशेंट में क्या हो गया, लैरिंगोस्पाज्म हो गया। क्यों हो गया, कैल्शियम लेवल क्या था, कम था। अब लैरिंगोस्पाज्म हो गया, एकाएक उसका रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होगा कि नहीं होगा, रिस्पिरेशन में प्रॉब्लम होगा, पेशेंट का डेथ का रीजन बनेगा कि नहीं बनेगा, पेशेंट मर जाएगा ना, मरेगा कि नहीं मरेगा रे। रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, यहाँ जकड़न हो जाएगा, पेशेंट सांस ही नहीं ले पाएगा, तो पेशेंट क्या होगा, एक्सपायर कर जाएगा ना। तो उस कंडीशन में हमेशा पेशेंट का बेड साइड में ट्रेकियोस्टोमी सेट होना चाहिए। ट्रेकियोस्टोमी सेट इंस्ट्रूमेंट का सेट होता, जिसके मदद से हम यहाँ पर ओपनिंग करते, यहाँ पर ओपनिंग, ये ट्रेकिया वाला पार्ट में क्या करते, ओपनिंग करते, ओपनिंग करके वहां पर ट्यूब डालते, ट्यूब डाल करके ऑक्सीजन को कहां पहुंचाएंगे, लंग्स में, क्योंकि इसके ऊपर का रास्ता क्या हो रखा है, ब्लॉक हो रखा है। क्यों ब्लॉक हो रखा है, लैरिंगोस्पाज्म की वजह से। तो लैरिंगोस्पाज्म से बचने के लिए पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट में हमेशा ट्रेकियोस्टोमी सेट अवेलेबल होना चाहिए। ये ट्रेकियोस्टोमी सेट किससे बचाएगा, रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस से बचाएगा। ट्रेकियोस्टोमी से तुरंत यहाँ ट्रेकिया में इंसिजन मारेंगे, तुरंत यहाँ ट्यूब डालेंगे, तुरंत पाइप को बॉडी में, लंग्स में इंटर करेंगे, और पेशेंट का रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस से क्या हो गया, पेशेंट क्या होगा, बच जाएगा। उतारो ना हमको ही बात बताओ।